हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नेम्ड रिएक्शन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नेम्ड रिएक्शन में हमारी पहली नेम्ड रिएक्शन जो होगी वो होगी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन ये हमारी पहली नेम्ड रिएक्शन होती है। इसमें होता क्या है, मोटा मोटा होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल करते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। एल्डोल एक तरीके का कंपाउंड होता है जिसको हम लोग फॉर्म करते हैं, देन उसको कंडेंसेट कर देते हैं। कंडेंसेट करने का मतलब है कि उसमें से वाटर हम लोग निकाले। सिंपली एल्डोल कंडेंसेशन में होता है कि एल्डोल का फॉर्मेशन होता है, एल्डोल फॉर्म होने के बाद उसका कंडेंसेशन हो जाता है। अच्छा, एल्डोल किसे कहते हैं? एल्डोल बोलते हैं हम लोग अल्फा बीटा, एल्डोल हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप को हम लोग एल्डोल बोलते हैं। ये दिखता कैसा है कि लेट से कोई भी कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, इसके बगल कोई भी आर ग्रुप लगा हुआ है, इसके अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन, ये होता है हमारा अल्फा पोजीशन, ये होता है बीटा पोजीशन। इस बीटा पोजीशन पे कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH माइनस लगता है तो इसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं। तो ये इतना पार्ट हमारा क्या बोला जाता है, हमारा एल्डोल। और एल्डोल का दूसरा नाम होता है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये एल्डोल बन गया, समहाउ कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे। अभी इस एल्डोल बनने के बाद इसमें से अगर हम लोग वाटर निकाल दें तो एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। तो रिएक्शन का ओवरव्यू मैंने दे दिया है, अभी हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। ये इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इस एल्डोल कंडेंसेशन के सीरीज में या इस एल्डोल कंडेंसेशन नेम रिएक्शन में पहला बात हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, हाउ एल्डोल गेट फॉर्म। तो ये लिखेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग लेते हैं लाइक एक कीटोन लेंगे जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा एच हो। तो हम लोग कोई भी एक कीटोन ले लेते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा एच हो, मतलब कि ये अल्फा एच होता है कीटोन में। ठीक है, तो ये वाला एल्डोल भी चलेगा, RR CW2OH, या ये वाला एल्डोल भी चलेगा CH2R CW2OH, बट ये वाला कीटोन नहीं चलेगा जिसमें CW2 और CR3 हो और H हो। तो इधर एक भी अल्फा H नहीं है इस कीटोन पे, तो ये वाला कीटोन कभी भी एल्डोल में नहीं पार्टिसिपेट करेगा। तो हम लोग एल्डोल फॉर्मेशन के लिए एक ऐसा कीटोन लेते हैं जिसमें एटलीस्ट एक अल्फा एच हो। ठीक है, एटलीस्ट एक अल्फा एच होना चाहिए। उस कीटोन को हम लोग ट्रीट करते हैं डाइल्यूटेड OH माइनस से। डाइल्यूटेड OH माइनस से मतलब कि हम लोग एक डाइल्यूटेड बेस से इस पर्टिकुलर कीटोन को ट्रीट करते हैं। तो बेसिक रिएक्शन होगी हमारी, या फिर मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिखता हूं, देन मैकेनिज्म पे आते हैं। तो जब भी हम लोग किसी भी ऐसे कीटोन को जिसके पास एक अल्फा एच हो और उसको डाइल्यूटेड OH माइनस से ट्रीट करते हैं तो हमारा एल्डोल का फॉर्मेशन बनेगा, और कुछ ये वाला एल्डोल बनेगा CHOH CH2 CW2O एंड H। ठीक है, अभी ये देख के लग रहा है कि ये एल्डोल है। क्यों एल्डोल है? क्योंकि अल्फा और बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप जिसको एल्डोल बोलेंगे। तो जब भी हम लोग किसी भी कीटोन को जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा एच होता है उसको डाइल्यूटेड OH माइनस से ट्रीट करते हैं तो हमारा कंपाउंड बनता है एल्डोल। अच्छा, इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं हम लोग। अगर मैकेनिज्म पे आते हैं तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप होगा कि जो हम लोग एल्डोल लेते हैं CH3CW2O CH3CW2OH, इसको अगर हम लोग डाइल्यूटेड OH माइनस से ट्रीट करते हैं तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा और एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा, ये हमारा OH माइनस है, ये इसके एसिडिक प्रोटॉन को ले लेगा। एसिडिक प्रोटॉन को लेने के बाद ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां से एक H+ चला गया और ये CH2 माइनस बन गया। तो अगर ये एसिड होगा तो ये इसका हो जाएगा कंजुगेट बेस। अभी क्या करेगा कंजुगेट बेस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कंजुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल के जैसे भी एक्ट कर सकता है। तो ये कंजुगेट बेस
न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। किस पे एक्ट कर सकेगा? एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे। तो आपको पता होना चाहिए कि CW बॉन्डेड टू O में ये जो कार्बन है ये एक न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर डेल माइनस हो जाता है और इधर ये डेल प्लस हो जाता है। तो कभी भी इस तरीके का सिस्टम होता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करना चाहेगा। तो सेम वही बात होती है इस रिएक्शन मैकेनिज्म में। ये कंजुगेट बेस जो कि हमारा अभी न्यूक्लियोफाइल बन चुका है वो CH3CW बॉन्डेड टू O अपने ही मॉलिक्यूल के इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देता है। अटैक करने से क्या होता है कि आपको मालूम है डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, और फाइनली हमारा कंपाउंड क्या बनता है? अगर हम लोग इसको अटैक करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है कि CH3CO पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ये CH जैसे है वैसे रह जाता है, और इस पे ये वाला कंपाउंड ऐड हो जाता है, मतलब CH2CW बॉन्डेड टू O और H। ठीक है, अभी जैसा कि मालूम है कि ये हमारा डाइल्यूटेड सिस्टम, तो मतलब वाटर तो होगा ही, वाटर होगा तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज प्रोटोनेट हो जाएगा और हमारा एल्डोल का फॉर्मेशन करेगा, CHOH CH2 CW बॉन्डेड टू O और H। तो ये होता है हमारा एक तरीके का एल्डोल। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल यहीं तक था। अभी फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल में हम तो पढ़ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन, तो इस एल्डोल को हम लोग कंडेंसेट कर देंगे कि मतलब कि वाटर को निकाल देंगे। जब भी ऐसा सिस्टम हो इसमें कंडेंसेशन कैसा होता है, कार्बोनिल के बीटा पोजीशन पे अगर OH हो तो एक OH और एक H यहां से निकल जाएगा और एक डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH डब्ल्यू बॉन्डेड टू CH बॉन्डेड टू CW बॉन्डेड टू O और H। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग, ये अल्फा पोजीशन ये बीटा पोजीशन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो एल्डोल को जब हम लोग कंडेंसेट करते हैं तो हमारा बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। तो ये रिएक्शन होती है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन की। आप पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिएगा। देन इस रिएक्शन के बारे में हम लोग कुछ और बातें करेंगे, ये पार्ट में इरेज कर रहा हूं। इस रिएक्शन के बारे में हम लोग कुछ और बातें करेंगे। वो क्या बातें हैं कि एक ऐसा कीटोन लिया गया जिसके पास अल्फा H हो, उसको डाइल्यूटेड OH माइनस से ट्रीट किया गया, कंजुगेट बेस बना, कंजुगेट बेस इस पे अटैक करा तो ये बनता है हमारा एल्डोल। एल्डोल कैसे बनेगा? CH3 CH OH CH2 CW बॉन्डेड टू O और H, ये बन गया हमारा एल्डोल। अब इस रिएक्शन की बातें करेंगे कुछ, इस मैकेनिज्म में थोड़ा और हम लोग इन्वॉल्व होंगे तो जानेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है ये पार्ट होता है हमारा RDS, मतलब सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है हमारा RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो जो अगर हम लोग रेट की इक्वेशन लिखेंगे तो रेट R जो होगा, अगर हम लोग इसको K इक्विलिब्रियम बोलते हैं और इसको K, ये रेट कांस्टेंट है, RDS का रेट कांस्टेंट है मान लो K, तो जो रेट लिखेंगे वो RDS से लिखते हैं, तो RDS R मतलब RDS के हिसाब से रेट लिखेंगे, तो इसका रेट कांस्टेंट लेंगे। अल्टीमेटली हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एल्डोल रिएक्शन कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है। अगर हम मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, लेट्स से ऑर्डर की जगह मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, तो मॉलिक्यूलरिटी बोलता है कि स्लोएस्ट स्टेप मतलब RDS में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो स्लोएस्ट स्टेप में मतलब ये वाले स्टेप में दो मॉलिक्यूल, एक कंजुगेट बेस और ये एक हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वाला मॉलिक्यूल, मतलब कि एसिड वाला मॉलिक्यूल, मतलब कि दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी तो इसकी हो जाएगी 2। अब हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर के लिए पहले हम लोग रेट इक्वेशन लिखेंगे। रेट इक्वेशन हरदम RDS से लिखी जाती है, तो रेट इक्वेशन R बराबर K, अगर इसको हम लोग कंजुगेट बेस बोलते हैं तो इसको एसिड बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा R इंटू कंजुगेट बेस इंटू एसिड। अब क्या होता है कभी भी रेट की केमिकल काइनेटिक्स में मैंने बताया है, कभी भी कंजुगेट बेस जो होता है, जो भी हमारा कंजुगेट बेस है या कंजुगेट एसिड है, वो इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा कंजुगेट बेस है वो तो ठहरा हमारा इंटरमीडिएट, तो वो रेट की इक्वेशन में नहीं आएगा। तो उसको हटाने के लिए अभी हमारा टारगेट है
इस कंजुगेट बेस को हटाना है। तो कैसे हटेगा, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो के इक्विलिब्रियम बराबर होता है, के इक्विलिब्रियम, अभी इसका के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा कंजुगेट बेस, रिएक्टेंट हो जाएगा हमारा एसिड इंटू OH माइनस, ये हमारे दोनों हो गए रिएक्टेंट। ठीक है, तो कंजुगेट बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंजुगेट बेस की वैल्यू आ जाएगी के इक्विलिब्रियम एसिड का कंसेंट्रेशन और OH माइनस का कंसेंट्रेशन। अभी ये कंजुगेट बेस का कंसेंट्रेशन को हम लोग इस रेट की इक्वेशन में लिखते हैं। तो रेट R बराबर बन जाएगा हमारा के इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और ये कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड पहले से ही है। तो ये अभी ये कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड का स्क्वायर बन जाएगा। तो के, इस के इंटू के इक्विलिब्रियम को हम लोग के नॉट बोल देते हैं। तो के नॉट ए का स्क्वायर इंटू OH माइनस। तो अभी क्या होता है, ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा, ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, तो ऑर्डर हमारी हो जाएगी 3। तो ऐसी रिएक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन होती है, एल्डोल रिएक्शन, जिसका ऑर्डर होता है 3 और हमारा होता है मॉलिक्यूलरिटी 2। अब ट्विस्ट क्या होता है कि जब हम लोग डाइल्यूटेड OH माइनस की कंसंट्रेशन, ये नोट वाले पॉइंट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको इरेज करता हूं, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर इस केस में आ गई हमारी, मॉलिक्यूलरिटी की बात भी लिख देते हैं तो आ जाती है हमारी 2। सेकेंड केस क्या बनता है हमारा, सेकेंड केस क्या बनता है, ये काफी इंटरेस्टिंग केस बनता है। सेकेंड केस काफी इंटरेस्टिंग केस बनता है, ये नोट करके लिखेंगे, सेकेंड केस को हम लोग नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। सेकेंड केस में क्या होता है कि डाइल्यूटेड OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो वेरी लेस कर देते हैं, वेरी लेस, या तो लिखा रहेगा 10% और इससे लेस। अगर ये कंसंट्रेशन होती है तो जो हमारा पहला स्टेप है, ये एसिड बेस रिएक्शन वाला स्टेप, ये हो जाता है हमारा RDS। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो हो जाता है बिकम RDS, फर्स्ट स्टेप विल बिकम RDS हो जाता है। जब पहला स्टेप RDS हो जाएगा तो रेट की इक्वेशन हम लोग सिंपल सारा प्रोसीजर इसी तरीके से करेंगे। तो जो रेट की इक्वेशन होगी वो RDS के हिसाब से लिखी जाती है। तो अभी हमारा RDS हो जाता है, ये हमारा पहला स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप। तो रेट R बराबर हो जाएगा हमारा के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, और OH माइनस और एसिड कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, तब ऑर्डर क्या हो जाता है हमारा 2 हो जाता है। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी, RDS में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट के साइड, तो एक ये और एक ये, तो मॉलिक्यूलरिटी भी हमारी हो जाती है 2। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो जाती है कि इसमें ऐसा मैकेनिज्म से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एल्डोल कंडेंसेशन का, एक तो मैकेनिज्म से ये प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आएगा कि OH माइनस इससे एसिड बेस रिएक्शन करता है, एक न्यूक्लियोफाइल बनाता है, ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करती है और एल्डोल बनाती है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ, मैकेनिज्म से अगर पूछा जाए कि बताओ कब ये थर्ड ऑर्डर होगा, कब ये सेकेंड ऑर्डर होगा। तो जब थर्ड ऑर्डर होगा जब ये कंसंट्रेशन इसका 10% से ज्यादा हो, 10 से 50 के बीच में, मतलब डाइल्यूटेड हो बट 10 से 50 के बीच में हो। कब ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा, जब इसका OH माइनस का कंसंट्रेशन 10% से कम हो जाएगा, तब ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। इतना पूरा याद करने की जरूरत नहीं होती है, बट हमें ये बातें याद में रखनी होती है। तो याद में क्या चीजें रख सकते हैं हम लोग इस रिएक्शन के बारे में, वो मैं बता रहा हूं। जो काम की बातें अभी इस रिएक्शन से रिलेटेड जो काम की चीजें हैं वो मैं बता रहा हूं, और वो बता के मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं अपने इस एल्डोल रिएक्शन को। तो कंक्लूजन ऑफ एल्डोल रिएक्शन एक तरीके से इस टॉपिक का नाम होगा, इस स्लाइड का नाम होगा। अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन की बात करें तो एल्डोल रिएक्शन कौन शो करता है, जब भी हमारा एक कीटोन लिया जाए जिसके पास एटलीस्ट एक अल्फा एच हो, कोई भी कीटोन हो सकता है, एटलीस्ट एक अल्फा एच होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और उसको हम लोग डाइल्यूटेड OH माइनस मतलब कोई भी एक बेस से ट्रीट करते हैं जो कि डाइल्यूटेड होना चाहिए। तो हमारा एक एल्डोल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एल्डोल फॉर्मेशन होता है
जिसकी मैकेनिज्म मैंने देख ली है। सेकेंड कंक्लूजन इज दैट, मैकेनिज्म इसके बारे में देखेंगे जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि OH माइनस इससे एसिड बेस रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा एंड ऑल। सेकेंड चीज ये कि जब डाइल्यूटेड OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन 10% अगर हो तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 हो जाएगा और मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो 2 हो जाएगी। लेकिन डाइल्यूटेड OH माइनस का कंसंट्रेशन जो है वो लेस देन और इक्वल टू अगर 10% हुआ तो जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2 और जो मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 2। ये क्यों होता है कि अगर 10% से ज्यादा है तो RDS जो होगा वो सेकेंड स्टेप होगा। पिछली स्लाइड्स में मैंने देखा है, या पिछले जब इरेज करने से पहले देखा है सेकेंड स्टेप कौन सा होता है, तो आपको कॉपी ओपन करके देख लीजिएगा। तो RDS हमारा सेकेंड स्टेप होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और जब हमारा 10% से कम होता है हमारा OH माइनस का कंसंट्रेशन तो RDS जो होगा वो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप मतलब न्यूक्लियोफाइल का जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक होता है। फर्स्ट स्टेप मतलब एसिड बेस रिएक्शन। तो ये इतनी बात कंफ्यूजन की तरह थी। एक थर्ड बात और होती है हमारी, ये पहली बात कंफ्यूजन की, ये दूसरी बात। एक तीसरी बात और होती है, इसका रेट किस पे डिपेंड करता है। अगर कई कीटोन दे दिया गया, लेट से कीटोन दे दिया गया क्वेश्चन की तरह ही इसको समझते हैं। एक कीटोन है हमारा CH3CW बॉन्डेड टू OH, ये कीटोन है। एक कीटोन है हमारा CH3CH2CW बॉन्डेड टू OH। एक कीटोन है हमारा CH3CH2CW बॉन्डेड टू O, CH2CH3। इसको अगर हम लोग डाइल्यूटेड OH माइनस से ट्रीट करें, इसको अगर हम लोग डाइल्यूटेड OH माइनस से ट्रीट करें और इसको हम लोग डाइल्यूटेड OH माइनस से ट्रीट करें तो तीनों रिएक्शन, इसका रेट मान लेते हैं R1 है, इसका रेट R2 है, इसका रेट R3 है। तो रेट के असेंडिंग ऑर्डर में बताओ, मतलब रेट के बढ़ते क्रम में बताओ कि कौन सा R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3 होगा या R3, मतलब इसका ऑर्डर बताना है। तो अरेंज रेट ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, ये तीनों एल्डोल रिएक्शन करेगी तो कौन फास्टर एल्डोल रिएक्शन करेगा। OH माइनस तो सेम है, तो अभी इस पे डिपेंड करेगा कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कौन किसके ऊपर कितना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो मतलब रेट जो है वो एल्डोल रिएक्शन में रेट जो है देखी जाती है कि कौन कितना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन, मतलब कि किस पे कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कि इस पे कि इस पे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्लस आई CH3 इससे कम प्लस आई शो करेगा, इधर दोनों तरफ से प्लस आई है तो इसका डेल पॉजिटिव बहुत छोटा होगा, इसका डेल पॉजिटिव थोड़ा ज्यादा होगा और इसका डेल पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा। क्यों ऐसा होगा, डेल पॉजिटिव तो है, ये प्लस आई से डेल पॉजिटिव को कम करेगा, लेकिन इधर एथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो कि ज्यादा बल्की ग्रुप है तो वो इस प्लस को और कम करेगा, और इधर दोनों तरफ से एथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इस प्लस को एकदम कम कर देगा। तो रेट का ऑर्डर हो जाएगा R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3। इसको दूसरे तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक होना है तो अगर जितने ज्यादा बल्की ग्रुप अगल बगल लगेंगे उतना ज्यादा अटैक मुश्किल होगा। तो सबसे कम बल्की ग्रुप R1 में लगा हुआ है, मतलब रेट सबसे ज्यादा, सबसे उसके बाद R2 का, एंड सबसे ज्यादा बल्की ग्रुप दोनों तरफ एथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो डेल पॉजिटिव को तो कम करेगा और हिंड्रेंस को बढ़ाएगा, मतलब रेट सबसे कम। तो रेट जो होता है वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना रेट ज्यादा होगा, या जितना कम हिंड्रेंस होगा उतना रेट होगा। तो रेट के बारे में ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए और मिनिमम हिंड्रेंस होना चाहिए, तो वो एल्डोल रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन के बाद अभी आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। रेट्रो एल्डोल रिएक्शन के बाद पढ़ेंगे हम लोग इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन।
क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, मतलब एक और वीडियो बनेगा हमारा एल्डोल रिएक्शन पे।